हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे आपका ट्रेड वेल्डर का जो है उसका एक सेट पेपर देखेंगे। इसमें आपके टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल है और जो 25 क्वेश्चन है उसमें आपका मैथ के हैं और साइंस के, और तो एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का है ना। टोटल क्वेश्चन जैसे इसमें 100 दे रखा है ना, तो सारा तो बता दिया। ये आपका CITS का निम्मी का है सिंपल, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो आपका है, जो कि यूज़फुल होगा वेल आर्टिशन के लिए। और जो भी दूसरे आपके ITI से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जैसे इसरो DRDO या फिर बार्क हो गया, तो उन पे भी ये सारे क्वेश्चन जो है एप्लीकेबल होंगे, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा मैं बताता हूँ, आपका जितने क्वेश्चन रहेंगे सारे आपके हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। तो आपको जहाँ पे भी दिक्कत होता है तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2025 फॉर क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम एंट्रेंस एग्जाम का है। ट्रेड जो है आपका वेल्डर का है, फर्स्ट ईयर का 1 साल का ही होता है ना। टोटल क्वेश्चन इसमें 100 हैं और टोटल मार्क्स का भी दे रखा है। बाकी हम क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन एन ऑक्सीजन सिलेंडर वॉल द आउटलेट सॉकेट है। ऑक्सीजन सिलेंडर वॉल में आउटलेट सॉकेट में जो चूड़ियाँ होती है वो कैसा बना होता है। सो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर में जो होता है राइट हैंड होता है, और जो आपके फ्यूल वाले होते हैं वो उसमें आपका लेफ्ट हैंड होता है। सो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर का पूछ रखा है तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा। सी में जो दे रखा है इंटरनल राइट हैंड थ्रेड हो जाएगा। तीसरा नंबर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंतरिक दाहिना हाथ का चूड़ी जो होता है ऑक्सीजन में होता है, और जो आपका एसिटिलीन होता है उसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट शेप स्टोरेज मीडियम इज़ यूज टू स्टोर द एसिटिलीन गैस इन द सिलेंडर एट हाई प्रेशर। तो उच्च दाब पर सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को संग्रहित करने के लिए किस सुरक्षित भंडारण माध्यम का उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसके लिए पूछ रहा है कि एसिटिलीन गैस जो होता है ना उसको संग्रहित कर लिया, अब उसके लिए एक चाहिए होगा भंडारण माध्यम, है ना। तो उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वहाँ पे ना एसीटोन का यूज़ किया जाता है। एसीटोन बेसिकली क्या होता है ना, वो थोड़ा स्मेल होता है ना, तो गैस लीकेज होती है ना उसका पता चल जाता है। तो यहाँ पे उस उच्च दाब पर सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को संग्रहित करने के लिए कह रहा है सुरक्षित भंडार माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो आपका एसीटोन का इस्तेमाल करके किया जाता है। सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील वायर मैश एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके स्टेनलेस स्टील वायर मैश और आपका सर्जिकल उपकरणों को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है ना, आपका इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होता है, जिसका उपयोग करके हम स्टेनलेस स्टील का वायर मैश जैसे तैयार किया जाता है। और साथ ही आपका सर्जिकल उपकरण जो होते हैं उनके लिए आपका इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, माइक्रोप्लाज्मा वेल्डिंग होगा, मिस्टेक कर दिया मैं, इलेक्ट्रोस्लैग नहीं होगा। माइक्रोप्लाज्मा वेल्डिंग जो है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेंज रिक्वायर्ड फॉर डायमीटर दे रखा है 4 mm MS इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में 4 mm डायमीटर का है MS इलेक्ट्रोड के लिए वर्तमान सीमा क्या है, मतलब उसमें आपका करंट का पूछ रहा है, करंट का रेंज क्या रहेगा। तो करंट का जो रेंज होता है आपका 4 mm तक आपका डायमीटर का होगा, तो 120 से लेकर 170 एम्पियर तक का होता है ना। सो आपका सेकंड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट इन एन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज प्रोड्यूस। तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में ऊष्मा की सबसे बड़ी मात्रा किस पर उत्पन्न होती है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो किस जगह पे होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका जो सबसे बड़ी मात्रा फ्लेम की होती है ना ऑक्सी एसिटिलीन में, वो आपका होता है जो आपका भीतरी शंकु के थोड़ा सा ऊपर जो होता है ना उस भाग पे होता है, तो जस्ट अहेड ऑफ इनर कोर। थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेंज रिक्वायर्ड फॉर डायमीटर दे रखा है इसमें 3.15 MS इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। तो 4 mm डायमीटर का हमने देखा था, उसमें आपका 120 से 170 एम्पियर का जरूरत पड़ रहा था। 3.15 जो होता है इसके लिए आपका 90 से 130 एम्पियर का ज़रूरत पड़ता है ना। तो थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज यूज टू कंडक्ट द करंट बिटवीन रिटर्न केबल टू वर्क पीस, है ना। तो निम्नलिखित में से किस आइटम का उपयोग रिटर्न केबल के बीच करंट में काम करने के लिए किया जाता है। तो उसमें आपका अर्थ क्लैम्प होता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विश द फीचर ऑफ नेचुरल फ्लेम।
न्यूट्रल फ्लेम है ना। निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ लौह की विशेषताओं में अंतर है। अब इसमें क्या है ना, न्यूट्रल फ्लेम का लिखा हुआ ही नहीं है हिंदी में, कौन सा तटस्थ लौह की विशेषताओं में अंतर है। तो फीचर ऑफ नेचुरल फ्लेम का पूछ रखा है। तो क्या होता है आपका नेचुरल फ्लेम में क्या होता है, उसमें यू शेप का इनर कोर और आउटर कोर मतलब डेवलप होता है। ये आपका ये चौथा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, यू शेप इनर कोर एंड आउटर इन्वेलप। तो यू आकार भीतरी शंकु और एक बाहरी लिफाफा। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में क्वेश्चन में है सोल्डरिंग एलॉय कंसिस्ट ऑफ। तो सोल्डरिंग का जो मिश्र धातु होता है वो किस चीज़ का होता है, तो आपका लेड और टीन का मिश्रण होता है। तो फर्स्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीसा और टीन का जो मिश्रण होता है वो आपका सोल्डरिंग का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इन आर्क वेल्डिंग मशीन। तो पूछ रहा है कि आर्क वेल्डिंग मशीन में चुंबकीय प्रवाह का उत्पादन करने के लिए ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है आपका आर्क वेल्डिंग मशीन में चुंबकीय प्रवाह उत्पादन करने के लिए, है ना। सो प्राइमरी वेल्डिंग, इसमें आपका प्राइमरी वेल्डिंग मिलेगा, वाइंडिंग मिलेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग मिलता है ट्रांसफार्मर के अंदर में। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो आर्क वेल्डिंग मशीन के चुंबकीय प्रवाह को उत्पादन करने के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर में। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड इज़ अ डार्क ग्रे स्टोन लाइक केमिकल कंपाउंड यूज टू प्रोड्यूस। तो कैल्शियम कार्बाइड रासायनिक यौगिक की तरह एक गहरे भूरे रंग का पत्थर है जिसका उत्पादन करने के लिए क्या किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, उसके लिए जो होता है एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है और उत्पादन में। तो आपका दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू कट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम काटने के लिए निम्नलिखित में से प्रक्रिया का नाम पूछ रखा है ना, कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। सो एल्यूमिनियम काटने के लिए जो होता है ना आपका प्लाज्मा आर्क कटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीसरे नंबर पे है। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द प्राइमरी कम्बशन ऑफ एन ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम टेक्स प्लेस इन द। तो ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का प्राथमिक दहन जो होता है वो किस में होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम जो होता है उसमें प्राथमिक जो दहन होता है, पहला जो आपका प्राइमरी कम्बशन जो होता है वो इनर कोर के अंदर में होता है, उसके बाद वो बाहर आता है। तो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फ्लेम टू बी यूज्ड फॉर वेरियस मेटल। तो निम्नलिखित में से कौन सी विभिन्न धातु के लिए उपयोग की जाने वाली सही लौह है। अब देखो अलग अलग मटेरियल में इस्तेमाल करना है, उसके लिए सही लौह धातु क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है ना आपका न्यूट्रल फ्लेम होता है। न्यूट्रल फ्लेम का जो होता है ना किसी भी धातु में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आपका जैसे प्रोसेस होता है उसके हिसाब से फिर फ्लेम चेंज होते हैं। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलो फैक्टर इज क्लासिफाइड एज सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। तो कारक पूछ रखा है, इसमें से कारक में से किसे ढाल धातु आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करता है। सो क्लासिफाइड कह रहा है, व्हाट इज विच वन इज द फैक्टर ऑफ क्लासिफाइड। जो आपका सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होता है उसको क्लासिफाइड करा जाता है। उसका पूछ रहा है कैसे उसको वर्गीकृत किया जाता है। तो उसको वर्गीकृत करने का जो मेन माध्यम है ना, जो आपका इनर वायर होता है या कोर वायर जो होता है मटेरियल का, उसके आधार पे किया जाता है। ये आपका तीसरे नंबर पे दे रखा है ना, कोर वायर मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के कोर तार सामग्री के जो होता है आपका सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड इज़ यूज्ड ऑन नेगेटिव पोलैरिटी इन डीसी आर्क वेल्डिंग। तो डीसी आर्क वेल्डिंग मशीन में नकारात्मक ध्रुवता पर किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। सो नकारात्मक जहाँ पे होता है वहाँ पे जो होता है आपका कार्बन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोलैरिटी इज सुटेबल फॉर वेल्डिंग बाय आर्क इन डीसी वेल्डिंग मशीन। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है ना 16 और 17 नंबर क्वेश्चन में। इसमें यूज का पूछ रखा है और ये सुटेबल का पूछ रखा है कि इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोलैरिटी सुटेबल फॉर वेल्डिंग बाय आर्क इन डीसी वेल्डिंग। इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड का है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा
डीसी वेल्डिंग मशीन आर्क वेल्डिंग डीसी वेल्डिंग मशीन में आर्क द्वारा वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड ऋणात्मक ध्रुवता के लिए उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त होगा उसके बारे में पूछ रखा है। तो उसके लिए जो है जो मोटा भाग होता है माइल्ड स्टील का उसमें होता है ना, ये आपका थीकर सेक्शन ऑफ माइल्ड स्टील। 4 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट रेंज रिक्वायर्ड फॉर 1.6 mm डायमीटर MS इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग। देखो 4 mm का हमने देखा, उसका होता है आपका 120 से 170। 3.15 का देखा, उसका होता है आपका 90 से 130 का। अब ये आ गया 1.6 mm का MS इलेक्ट्रोड के लिए कितने करंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए जो होगा आपका 40 से 60 एम्पियर का होगा, है ना। सो पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज यूज टू कंडक्ट द करंट बिटवीन वेल्डिंग केबल एंड इलेक्ट्रोड। सो वेल्डिंग केबल और इलेक्ट्रोड के बीच करंट को संचालित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइटम का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका केबल होता है। कहाँ पर कह रहा है, वेल्डिंग केबल और इलेक्ट्रोड के बीच कह रहा है वेल्डिंग केबल के, तो आपका इलेक्ट्रोड होल्डर हो जाएगा। चौथा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रिक को पास किया जाता है, आइटम के बीच में करंट को संचालित करने के लिए जो होता है आपका इलेक्ट्रोड होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज इन वेल्डिंग शॉप। तो वेल्डिंग की दुकान में किस प्रकार के अग्निशामक का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछ रखा है जो आपका वेल्डिंग शॉप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो होता है आपका CO2 टाइप का जो होता है एक्सटिंग्विशर, वहाँ पे पाया जाता है। थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब CO2 ही क्यों चाहिए, क्योंकि CO2 जो होता है ना ABC तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर कंप्लीट कम्बशन 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्ड। पूर्ण दहन के लिए जो होता है एसिटिलीन की एक कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसके बारे में पूछ रहा है। जब आपका एसिटिलीन जो है एसिटिलीन की पूछ रहा है। जब आपका पूर्ण दहन होगा ना, एक कम्बशन पूरा होगा, तो उसमें कितना एसिटिलीन की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन की जो मात्रा ज़रूरत पड़ती है वो 2 गुना पड़ती है। जैसे आपका एक आगे आपका एसिटिलीन रहेगा ना, तो ऑक्सीजन जो है 2.5 गुना रहेगा। तो आपका चौथा जो है राइट आंसर हो जाएगा 2.5 गुना, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा 2.5 हो जाएगी और वहाँ पे एसिटिलीन जो है 1 रहेगा। ये लिखा रहा है एक एसिटिलीन का 1 मात्रा और ऑक्सीजन की जो मात्रा रहेगी वो 2.5 गुना रहेगी, मतलब 2.5 रहेगा। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज डिफाइंड एज वर्टिकल पोजीशन ऑफ ग्रूव वेल्डिंग। सो ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है। इसमें जी करके आता है ना, जी तो सारे ऑप्शन में है। पूछा है ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति में, तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में ये 3G का इस्तेमाल करेगा, है ना। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3G जो होता है वर्टिकल पोजीशन में ग्रूव वेल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वन ऑफ द मेथड यूज टू कंट्रोल द आर्क ब्लो इन वेल्डिंग विद DC वेल्डिंग मशीन इज टू। तो DC वेल्डिंग मशीन में के साथ में आर्क झटका को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक तरीका है। तो बेसिकली झटका जो वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है ना, उस वाइब्रेशन को वाइब्रेशन नहीं बोल सकते हैं, उसको ब्लो बोलेंगे ना। आर्क ब्लो जो जनरेट होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपका वेल्डिंग मशीन में क्या इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो होता है आपका वेल्ड अवे फ्रॉम द अर्थ कनेक्शन। ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, वेल्ड अवे फ्रॉम द अर्थ कनेक्शन। तो पृथ्वी कनेक्शन से दूर वेल्डिंग करी जाती है ना। जहाँ पे आपका अर्थ कनेक्शन होगा ना, बिल्कुल वहीं पे आपका नहीं होता है वेल्डिंग, उससे थोड़ा सा आपका साइड या दूर हट के करा जाता है। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट काउशन हैज़ टू बी टेकन बिफोर वेल्डिंग कास्ट आयरन प्लेट टू अवॉइड वेल्ड क्रैक्स। अब देखो वेल्ड क्रैक से बचने के लिए हम जब कच्चा लोहा ये लिख रखा है, हिंदी में थोड़ा गलत लिख रखा है। कास्ट आयरन का मतलब कच्चा नहीं, वो कास्ट ढला हुआ लोहा होता है ना, ढलवा लोहा होता है। ये हिंदी में कच्चा लोहा लिख रखा है। प्लेटों की वेल्डिंग करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जब हम कास्ट आयरन की वेल्डिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे क्रैक्स वगैरह आएंगे, तो उस चीज़ से
बच्चे ने मतलब क्रैक्स कैसे ना आए उसके लिए क्वेश्चन लेना है। तो वो कौन सा क्वेश्चन लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, जो कास्ट आयरन की प्लेट्स होगी ना उसको हम पहले प्री हीट कर लेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद उसको हम हीट करेंगे। सो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 250 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तक गर्म करें, प्री हीट करना है, मतलब गर्म करेंगे जैसे आपका न्यूट्रल फ्लेम इस्तेमाल करके उसको प्री हीट करेंगे, देन उसके बाद उसमें वेल्डिंग करेंगे। सो थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाइप वेल्डिंग पोजीशन स्टैंड फॉर डाउन हैंड रोल वेल्डिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सी पाइप वेल्डिंग स्थित नीचे रोल रॉड वेल्डिंग के लिए स्थित है। तो उसके लिए जो है 1G है, पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1G का इस्तेमाल किया जाता है आपका हैंड रोल, डाउन हैंड रोल वेल्डिंग में। 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्री हीटिंग रेंज ऑफ बेस मेटल मस्ट बी हीटेड फॉर हार्ड फेसिंग बाय स्मेल्टिंग। तो आधार धातु की प्री हीटिंग रेंज क्या है जिसे स्टेलिंग द्वारा कठोर सामना करने के लिए गर्म किया जाता है। तो उसके लिए जो आपका प्री हीटिंग रेंज जो होता है वो आपका होता है 250 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस होता है ना। सेकंड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस चीज़ के लिए, हार्ड फेसिंग और स्टेलिंग के लिए है ना, स्टेलिंग और कठोर करने के लिए। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लेम इज़ यूज फॉर ब्रेजिंग। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की लौ का उपयोग ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। तो ब्रेजिंग का उपयोग ब्रेजिंग लौ, किसी लौ का जो ब्रेजिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है उसमें आपका लौ का टाइप पूछ रखा है ना ब्रेजिंग के लिए। तो लौ का जो टाइप हो जाएगा उसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है काटने के लिए है ना, इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा जो है ऑक्सीकरण लौ का जो होता है ब्रेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड इज प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रिक फर्नेस बाय मेल्टिंग। सो पिघलने से विद्युत भट्टी में कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन होता है। तो किस चीज़ को पिघलाने से हमारा कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन होता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो ऐसा जो होता है जब आप कोक और लाइम को भट्टी में पिघलाओगे ना तो वहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बाइड उत्पादन होता है ना, कोक और लाइम। तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है नेम द वेल्डिंग मशीन विच कन्वर्ट AC टू DC। तो AC को DC में परिवर्तित करने के लिए जो वेल्डिंग मशीन बनाया गया है उसका नाम पूछ रखा है। तो वो जो होता है ना आपका रेक्टिफायर में होता है ना, AC टू DC और DC टू AC पे। यहाँ पे ट्रांसफार्मर में अप डाउन करने का होता है तो आपका रेक्टिफायर ही हो जाएगा है ना, वेल्डिंग रेक्टिफायर। खाली रेक्टिफायर में आओगे तो उस केस में वो आपका AC से DC में चेंज करता है और वही पूछ रखा है AC से DC में परिवर्तित करने का, तो वेल्डिंग रेक्टिफायर हो जाएगा। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है नेम द मेटल विच डज नॉट अलाउ एक्सरेज टू पास थ्रू इट। तो उस धातु का नाम बताइए जो एक्सरे को इसके माध्यम से पारित करने की अनुमति नहीं देता है। बेसिकली पास करने का पूछ रहा है ना, एक्सरे रेज होती है जैसे लाइट जैसे आता है ना, तो उस चीज़ का बात कह रहा है। तो वो जो है ना वो पास नहीं होने देता है, एक पार से दूसरे पार नहीं जाना देता है। उस धातु का नाम पूछ रहा है तो वो कौन सा धातु है, तो वो आपका होता है लेड है। दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच हैमर इज़ मेड ऑफ वुड। सो कौन सा हथौड़ा लकड़ी से बना होता है, तो वो जो होता है मैलेट होता है। चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैलेट जो होता है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इनमें से एक आपका लकड़ी का भी बना हुआ हथौड़ा जो होता है वो मैलेट के नाम से जाना जाता है। रबड़ का भी होता है वो आपका मैलेट होता है। बाकी ये जैसे बॉल पिन होता है ये रिवेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका स्लेज हैमर फोर्जिंग शॉप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लो हैमर जो होता है ये आपका कांटे कील जो होता है वो निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कील बोल लो, नेल्स बोल लो। 32 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है स्पॉट वेल्डिंग बिलोंग टू द विच वेल्डिंग प्रोसेस। तो स्पॉट वेल्डिंग जो होता है कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया से संबंधित है उसके बारे में पूछ रहा है। सो स्पॉट वेल्डिंग जो है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के से संबंधित है ना। प्रतिरोध वेल्डिंग टंगस्टन का है आपका तीसरा नंबर, इससे आपका संबंधित है। स्पॉट बेसिकली क्या होता है ना, दो सीटों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस को पास कराया जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं मेटल। तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, सो इसमें क्वेश्चन देखते हैं आपका 33 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है मटेरियल ऑफ कटिंग ब्लो पाइप इज मेड आउट ऑफ। तो ब्लो पाइप की सामग्री किस चीज़ की बनी होती है? इसमें जैसे देखते हैं ना, तो हमारा ब्लो पाइप इस तरह का आएगा और यहाँ पे थोड़ा बेंड आ जाएगा, यहाँ पे नोजल लगेगा, यहाँ पे कनेक्शन लगेंगे दोनों साइड से, ऊपर ऑक्सीजन का, नीचे जो लगेगा वो आपका एसिटिलीन का लगेगा। तो ये आपका ये होता है ब्लो पाइप। तो ये जो होता है ये ब्रास का बना हुआ होता है, यहाँ पे नोजल लगता है, नोजल आपका कॉपर का बना हुआ होता है। लेकिन इसने पूछ रखा है ब्लो पाइप, तो आपका ब्रास जो है सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा जो है आपका राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क इन सील्डेड आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। परिरक्षित आर्क धातु आर्क वेल्डिंग में विद्युत आर्क का तापमान कितना होता है? तो जो आपका सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है ना, उसमें टेम्परेचर पूछ रखा है कितना टेम्परेचर होता है। तो उसमें जो होता है आपका 3600 से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच अमंग द जॉइंट आर कवर्ड अंडर फिलेट ग्रुप। फिलेट में क्या होता है, बेसिकली जुड़ता है ना फिलेट में। सो कौन से जोड़ों के बीच फिलेट समूह के अंतर्गत आते हैं? अब देखो फिलेट समूह के अंदर कौन सा आएगा ना, उसके बारे में पूछ रखा है। तो फिलेट समूह के अंदर जितने टाइप के जॉइंट हैं, जैसे टी हो गया, लैप हो गया, कॉर्नर हो गया और एज हो गया, ये सारे के सारे फिलेट के अंदर आते हैं ना। तो ये आपका चौथा नंबर जो है सही उत्तर हो जाएगा। टी जोड़ हो जाएगा, लैप जॉइंट हो जाएगा, कॉर्नर जॉइंट होगा और किनारे का जॉइंट हो जाएगा, है ना। 36 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द नेम ऑफ पार्ट विच कन्वर्ट AC into DC इन अ DC वेल्डिंग जनरेटर। अब देखो क्या है, एक DC वेल्डिंग जनरेटर है, उसमें कह रहा है कि AC को DC में परिवर्तित करने वाले भाग का नाम पूछ रहा है। तो वो आपका रेक्टिफायर होता है ना। अब देखो यहाँ रेक्टिफायर तो ऑप्शन में नहीं। अब उसके अंदर जनरेटर के अंदर कौन सा होता है जो AC को आपका DC में परिवर्तित करता है? तो उसके लिए जो होता है आपका कम्यूटेटर लगा हुआ होता है ना। पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। पोलैरिटी स्विच होता है क्या उसका, जो जैसे जब हम वेल्ड कर रहे होते हैं ना, तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेट होता है, एक आपका रिवर्स होता है, वो पोलैरिटी आता है। तो उसके लिए एक स्विच अलग से होता है। स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर जो है ना, ये आपका मोटर के अंदर जो कनेक्शन होते हैं ना वो होते हैं। बाकी करंट रेगुलेटर एक रेगुलेटर होता है जिससे करंट सेटिंग करा जाता है। इसमें पूछ रखा है कि AC को DC में परिवर्तित करने के भाग का नाम पूछ रखा है जो DC वेल्डिंग जनरेटर में होता है, वो आपका कम्यूटेटर होता है। पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें आपका क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन अ टो ऑफ फिलेट। टो मतलब जो अंगूठा जैसे हम बोलते हैं ना, तो अब जहाँ पे जॉइंट जो बनता है ना फिलेट का, तो वहाँ पे टो होता है ना। वेल्ड एंड टू बी रूट जो होता है निचला भाग होता है ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड। तो एक फिलेट में फिलेट वेल्ड के टो और जोड़ के रूट के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जैसे आप एक मान लिया जैसे जोड़ते हैं, ये टो हो जाएगा और हमारा जो फिलेट बनेगा, अभी जैसे ये पूरा का पूरा जुड़ जाता है, यहाँ से यहाँ की दूरी के बारे में पूछ रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको जो होता है आपका लेग लेंथ बोलते हैं। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, पाया की लंबाई हो जाएगी। जहाँ पे हम जोड़ रहे हैं ना, तो ये दोनों के बीच में कितने बना रखा है हमने, इसका वेल्ड का जो बीड बना रखा है, बीड नहीं इसको बोल रहा है टो, ये जो टो बन रहा है उसकी लंबाई हो जाएगी। तो लेग लेंथ हो जाएगा। पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अवेलेबल मोर इन एसिटिलीन। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एसिटिलीन में अधिक उपलब्ध है? एसिटिलीन में अधिक उपलब्ध है ना। तो एसिटिलीन में जो होता है आपका कार्बन पाया जाता है, कार्बन। ये दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द सेकेंड कंपार्टमेंट कंटेन इन द प्यूरीफायर इज। जो प्यूरीफायर होता है उसमें दूसरा कंपार्टमेंट क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका प्यूरीफायर बेसिकली आपका इससे पूछ रखा है जो RO लगते हैं ना उसका है। तो प्यूरीफायर में दूसरा कंपार्टमेंट पूछ रखा है ना। तो प्यूरीफायर में जो दूसरा कंपार्टमेंट होता है प्यूरीफाइंग मटेरियल होते हैं, शुद्ध करने की सामग्री होती है ना। चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाइप वेल्डिंग पोजीशन इज यूज टू डिनोट वेल्डिंग होल्डिंग पाइप एट 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल। 45 डिग्री 36 पर पाइप को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस पाइप वेल्डिंग की स्थिति का उपयोग
वेल्डिंग को निरूपित करने के लिए किया जाता है। तो 45 डिग्री क्षैतिज पर कह रहा है, तो उसके लिए जो होता है आपका 6G का इस्तेमाल किया जाता है ना। इससे पहले हमने 3G देखा था, 1G देखा था, अब 45 डिग्री का है तो इसमें आपका 6G का इस्तेमाल किया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द सफिक्स लेटर J इन द इलेक्ट्रोड कोडिंग EB5426H1J। अब इसमें पूछ रहा है इंडिकेट दैट इलेक्ट्रोड। अब ये इसमें J जो है कौन से इलेक्ट्रोड को दर्शा रहा है। इसमें जो ये आपका एक कोड हो गया, इलेक्ट्रोड का कोडिंग हो गया, इतना लंबा हो गया, EB5426H1J है ना। इसमें से J जो है, J क्या दिखा रहा है इलेक्ट्रोड में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो J जो है आपका ये आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रोड जो है 110 से 129% आयरन रिकवरी देगा। पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा, विल गिव 110 to 129% आयरन रिकवरी। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प इन रिटेनिंग द मोल्टन मेटल डिपॉजिट ऑन द जॉइंट इन ओवरहेडेड वेल्डिंग। तो धातुओं की कौन सी भौतिक गुण जो होता है ओवरहेडेड वेल्डिंग में संयुक्त पर जमा पिघली हुई धातु को बनाए रखने में मदद करती है। तो जब हम ओवरहेडेड वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे पूछ रहा है कि कौन सा भौतिक गुण होता है जिसके कारण जब आप ऊपर ओवरहेडेड वेल्डिंग करते हो उसके बाद भी क्या है ना, वो मेटल जमा के रखती है। सो उसके पीछे मेन जो रीज़न है ना वो आपका सरफेस टेंशन होता है ना। सरफेस टेंशन के कारण ही क्या होता है ना, जब हम ओवर हेडेड वेल्डिंग करते हैं, अपने मतलब हेड से ऊपर का जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वो जो पिघली हुई धातु होता है उसको अपने आप में जमा के रखता है और सरफेस टेंशन के कारण ही होता है, सतही तनाव होता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा देखने से पहले मैं बताता हूँ कि आपके क्वेश्चन जैसे ये थ्रेड थ्योरी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये आपके टोटल 75 क्वेश्चन चलेंगे ट्रेड थ्योरी के। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन है ना। इसमें जितना भी चीज़ें आपको जैसे बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का आपका डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, है ना। बाकी इसका PDF चाहिए होगा तो टेक्निकल स्टडी पॉइंट है, वहाँ पे डाल दूँगा, वो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। हम आते हैं, और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, है ना। तो हम आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें आपका क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ प्लेट ओनली 90 डिग्री। सो प्लेट की उल्टा मतलब लेवल के बारे में पूछ रखा है। 90 डिग्री की जाँच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो होता है आपका ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राई स्क्वायर जो होता है स्क्वायरनेस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये डिवाइडर हो गया या जेनी कैलिपर हो गया या आउटसाइड कैलिपर हो गया, ये आपका जो ट्रांसफ़र मेजरमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया। ट्रांसफरिंग टूल होते हैं ये, है ना। स्टील रूल से में लेते हैं और फिर वहाँ जेनी कैलिपर का इस्तेमाल एक और पूछा जाता है कि आपका नाम पूछा जाता है जेनी कैलिपर का, अलग अलग नाम होते हैं। हार्मोप्रोडाइट हो गया, ओडलेग कैलिपर भी बोलते हैं इसको, है ना। और जो आपका राउंड बार होता है ना उसका सेंटर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जेनी कैलिपर का। 44 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है नेम द फ्लेम विच इज़ यूज्ड टू वेल्ड ब्रास। तो उस लॉ का नाम पूछ रखा है जिसका उपयोग जो होता है पीतल को वेल्ड करने के लिए किया जाता है। तो पीतल को वेल्ड करने के लिए जो होता है आपका लॉ वो आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। तो पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपका क्वेश्चन है इन विच वेल्डिंग मशीन इन HF यूनिट इज़ यूज्ड। सो किस वेल्डिंग मशीन में HF यूनिट का उपयोग किया जाता है। सो ये HF जो है बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी जो है मशीन में पूछ रहा है किसी वेल्डिंग मशीन में हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो कौन से वेल्डिंग मशीन में उपयोग किया जाता है इसका, उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो उसके लिए आपका टी वेल्डिंग मशीन जो होता है इसमें आपका हाई फ्रीक्वेंसी होता है। इसमें गैस पूछ लेता है कभी कभी, है ना, कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फ्लेम इज टू बी सेट फॉर प्री हीटिंग बिफोर कटिंग बाय ऑक्सीसिलिन कटिंग प्रोसेस। तो ऑक्सीसिलिन कटिंग काटने की प्रक्रिया काटने से पहले किस लॉ को पहले से गर्म करने के लिए सेट किया जाना है। तो उसके लिए जो होता है आपका न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, फिर बाद में उसको कटिंग के लिए डाला जाता है। सो आपका पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा तटस्थ लॉ,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं 47 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है द आर्क आई क्रिएट सेवर आई इरिटेशन इफ द आर्क इज सीन डायरेक्टली दिस इज ड्यू टू। अब देखो कारण पूछ रखा है, यदि आप आर्क को जो है खुले आँख से या सीधे देखा जाता है, सीधे देखा जाता है तो आर्क जो है आँख में गंभीर जलन पैदा करता है, इसका कारण पूछ रखा है। तो उसमें देखो क्या होता है ना, जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना तो उसमें आर्क जो निकलता है ना उसमें लाइट्स आती है, तो उसमें आपका एक्सरे होता है, गामा रेज नहीं होता है, एक्सरे होता है ना, और गामा रेज भी होता है, लाइट्स की होती है। तो वो क्या होती है ना, आँख में यदि आपका डायरेक्टली आप खुले आँखों से भी उसको देख लो ना तो आपके आँख को वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, डैमेज भी करता है कहीं ना कहीं, है ना। इसलिए उसके लिए हम सील्डेड ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पूछ रखा है, कारण पूछ रखा है ना कि आपका आई में जो है सीवियर प्रॉब्लम आते हैं या फिर इरिटेशन लगता है या जलन पैदा होता है, तो उसका पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो उसके पीछे मेन जो कारण है अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है, वही मैंने रेज का बताया ना, मैंने गामा रेज बता दिया, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज आता है ना। अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है इमिट करता है, बेसिकली वो वहाँ से निकलता है आर्क से, जिसके कारण आप उसको खुली आंखों से देखते हो तो ये चीज़ें आँख को इम्पैक्ट डालती है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आर्क से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों के कारण जो होता है आँखों में गंभीर जलन पैदा होती है। 48 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द करेक्ट एंगल ऑफ इलेक्ट्रोड टू द लाइन ऑफ इलेक्ट्रोड इन डाउन हैंड पोजिशन इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर फ्यूजन पेनेट्रेशन। फ्यूजन या फिर पेनेट्रेशन है ना, उचित संलयन या फिर पैठ प्राप्त करने के लिए नीचे की स्थिति में वेल्ड को रेखा तक इलेक्ट्रोड का सही कोण क्या है। कोण बेसिकली पूछ रखा है, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना डाउन हैंड पोजीशन में, तो उस केस में कितना एंगल होता है उसके बारे में पूछा है। तो उसमें जो होता है आपका कोण जो बनता है वो 70 से 80 डिग्री का बनता है ना। ये आपका तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द वेल्डिंग प्रोसीजर ऑफ स्ट्राइकिंग द आर्क 10 mm ahead of the crater and then moving the arc forward after filling the crater is used for, है ना। सो वेल्डिंग की वह प्रक्रिया जो क्रेटर से पहले 10 mm की आर्क बनाती है और फिर क्रेटर भरने के लिए आगे ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। किस चीज़ का उपयोग करते हैं, आगे ले जाने के लिए। तो उसके लिए जो होता है आपका चेंजिंग इन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग वेल्डिंग, तो वेल्डिंग के दौरान एक इलेक्ट्रोड बदलना है, तो उसके लिए जो होता है उपयोग किया जाता है। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 50 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ करंट रेंज फॉर वेल्डिंग अब मेटल डिपेंड्स ऑन। तो किसी धातु की वेल्डिंग के लिए करंट रेंज का चयन किस पर निर्भर करता है। सो धातु करंट रेंज का जो मेन होता है किसी मेटल पे वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे। तो वो आपका जो होता है ना टाइप ऑफ वेल्ड किस टाइप का कर रहे हो ना, उसके हिसाब से आपका डिसाइड होता है। सो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेल्डिंग मशीन का किसी धातु की वेल्डिंग के लिए करंट रेंज का चयन किस पर निर्भर करता है। सो ये ज़्यादातर क्या है ना डिपेंड करता है आपका डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड जो होता है ना उस पर डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि आपका वेल्डिंग मशीन या फिर प्लेट का क्या है, नहीं है, आप जैसा आप करोगे क्योंकि उसी के आधार पे ना आपका मेल्ट होता है इलेक्ट्रोड। तो मेन आपका इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड पे ही निर्भर करता है आपका करंट रेंज का चयन करने का। सो आपका तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है बैकफायर इज काउज इन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। सो जब गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में आग लग जाती है तो क्या होता है। तो जब भी आपका वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान बैकफायर होता है तो हम क्या करते हैं ना, जो हमारा टॉर्च टिप होता है ना वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके कारण ऐसा कुछ होता है। ये आपका पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। समटाइम ये मोल्टन पूल का आता है, तो ये इसमें नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है ना। बैकफायर का मेन केस पूछ रहा है तो मोल्टन पूल पर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेन पूछ रहा है कि आपका बैकफायर होता है उसका पीछे कारण क्या है। सो आपका टिप जो होता है ना टॉर्च टिप वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके कारण बैकफायर होता है ना। तो पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वन ऑफ द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेयर लाइन क्रैक्स ऑन द वेल्ड मेटल और बेस मेटल ऑफ कास्ट आयरन इज ड्यू टू। अब देखो कास्ट आयरन में क्या है ना, ये कच्चा लोहा लिख रहा है, यहाँ पे आपका ढलवा लोहा होना चाहिए।
कच्चा लोहा। कच्चा लोहा भी हो जाएगा। कच्चा लोहा बेसिकली जैसे टाइप ऑफ वो है, आपके कास्ट आयरन में अलग अलग टाइप के होते हैं ना, उसके हिसाब से दे रखा है। कच्चे लोहे के वेल्ड मेटल या बेस मेटल पर हेयर लाइन दरार आता है, बेसिकली ऐसे लाइन लाइन के करके वो क्रैक्स आते हैं। तो उसके पीछे रहा है कि कारण कैसे, मतलब क्यों आते हैं, उसके पीछे मेन कारण पूछ रखा है। तो मेन जो कारण होता है आपका प्री हीटिंग नहीं कर रखा होगा आपका, या प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग जो है ना उसकी कमी के कारण जो होता है क्रैक्स आते हैं ना। प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग का अभाव, चौथा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्लक्स कवर्ड इलेक्ट्रोड इन यूज टू फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। तो कच्चे लोहे के फ्यूजन वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के फ्लक्स कवर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए पूछ रखा है। कास्ट आयरन के लिए फ्यूजन वेल्डिंग के लिए आपका जो फ्लक्स इस्तेमाल करा जाता है इलेक्ट्रोड पे, तो वो आपका कौन सा होता है। कास्ट आयरन के लिए जो होता है आपका सिंपल होता है, या बेसिक कह सकते हैं, बेसिक टाइप का फ्लक्स कवर होता है। मूल प्रकार के प्रवाह को कवर किया, तो ये आपका पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। कास्ट आयरन के लिए आपका बेसिक टाइप का फ्लक्स कवर्ड होता है। 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम विच वन ऑफ द वाल्व टू बी क्लोज फर्स्ट। अब देखो एक्सटिंग्विश करना है ना, टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम को बुताना है या बुझाना है, तो आप सबसे पहले कौन से वाल्व को बंद करोगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो होता है एसिटिलीन को बंद करेंगे, देन ऑक्सीजन को बंद करेंगे, है ना। चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन वाल्व एट ब्लो पाइप, है ना। ब्लो पाइप पर एसिटिलीन वाल्व को सबसे पहले बंद करेंगे। अब इसका भी रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन को आप बंद करो या फिर बाहर में भी सप्लाई ऑक्सीजन का होता है। तो आपका यदि फ्यूल बेसिकली क्या होता है, हीट और ऑक्सीजन और आपका फ्यूल होता है, उसके कारण आग लगती है। आप यदि इन तीन में से किसी को भी हटा दो, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन तो हमारा एटमॉस्फेयर में भी है और वहाँ से भी हम हाई प्रेशर कटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये फ्यूल जो है ना, फ्यूल आप लगातार प्रोसेस करते रहोगे और ऑक्सीजन का भी करते रहोगे, प्रेशर बढ़ेगा ना तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। अब हीट जहाँ जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहाँ पे आग ऑटोमेटिक लग जाती है। टाइम लगता है, लेकिन हम इसके लिए वेल्डिंग में जो होता है स्पार्क लाइटर इस्तेमाल करते हैं। इसमें पूछ रखा है कौन सा वाल को पहले बंद करेंगे, तो एसिटिलीन वाल को बंद करेंगे। चौथा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 55 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है द एंगल ऑफ टॉर्च टू द वर्क इन राइट वॉट वेल्डिंग टेक्निक इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में कह रहा है जो आपका राइट वॉट वेल्डिंग टेक्निक होता है उसमें आपका टॉर्च का एंगल कितना होता है। तो राइट वॉट वेल्डिंग टेक्निक जो होता है उसमें आपका बेसिकली टॉर्च का जो एंगल होता है वो आपका 40 से 50 डिग्री का होता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका व्हाट प्रोसीजर इज़ फॉलोड इन वेल्डिंग पाइप इन 5G पोजीशन। तो 5G पोजीशन में पूछ रखा है 5G स्थिति में वेल्डिंग पाइप में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। उसके लिए जो होता है आपका 5G में पाइप वेल्ड जो होता है अपहिल या डाउनफिल मेथड में किया जाता है ना। उसका टाइमिंग आता है 12 से 6 का। चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ द साइज ऑफ द नोजल इन गैस कटिंग प्रोसेस। तो गैस काटने की प्रक्रिया में नोजल के आकार का चयन कौन निर्धारित करता है। अब यहाँ पहले हमने देखा था, इससे पहले इलेक्ट्रोड का मतलब करंट सेटिंग के लिए है ना, तो वो आपका डायमीटर पे इलेक्ट्रोड होता है। अब यहाँ पे गैस कटिंग का मान लिया आगे कटिंग प्रोसेस में, इसमें नोजल जो है वो किस पर डिपेंड किया जाता है। तो नोजल आपका बेसिकली इसमें मटेरियल पे आ जाएगा, है ना, थिकनेस ऑफ मेटल आ जाएगा। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है फ्रिक्शन वेल्डिंग इज सुटेबल टू वेल्ड, है ना। तो घर्षण वेल्डिंग वेल्ड करने के लिए उपयुक्त होता है, तो वो किस पे होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो घर्षण वेल्डिंग जो होता है आपका सुटेबल होता है सर्कुलर जॉब पे। तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोल काम। 59 नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें आपका क्वेश्चन है द एसिटिलीन गैस इज चार्ज इनटू द सिलेंडर एट प्रेशर ऑफ द। एसिटिलीन गैस को किस दबाव पर चार्ज किया जाता है। तो एसिटिलीन गैस जो होता है उसका आपका जो गैस दाब होता है वो आपका 15 से 16 kg F पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो होता है 120 से लेकर 150 kg F पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है।
जब इसकी वॉल्यूम पूछी जाती है तो वॉल्यूम जो होता है ना गैस में आपका एसिटिलीन का जो होता है 6 मीटर क्यूब होता है, और जो आपका ऑक्सीजन होता है 7 मीटर क्यूब का होता है। बेसिकली यहाँ पे प्रेशर का पूछ रखा है, तो प्रेशर आपका 15 से 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका होता है एसिटिलीन का। थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है इन विच पोजीशन द वेल्डिंग टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। सो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में वेल्डिंग जो होता है किस स्थिति में होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में जो स्थिति होती है वो आपका फ्लैट होता है, वेल्डिंग का स्थिति है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सपाट। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेथड विल यू एडप्ट टू रिड्यूस प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव कन्वेक्सिटी। सो अत्यधिक उत्तलता की समस्या को कम करने के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे। तो उसके लिए जो होता है आपका वेल्ड विथ नॉर्मल स्पीड हो जाएगा। सामान्य गति के साथ वेल्ड करोगे तो आपका कॉन्वेक्सिटी जो है, एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटी का जो प्रॉब्लम आता है उस चीज़ को आप कम कर सकते हो, है ना। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द रीजन फॉर एक्सेसिव स्पैटर इन शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इज ड्यू टू। सो ढाल धातु आर्क वेल्डिंग में अत्यधिक स्पैटर का कारण है, मैक्सिमम स्पैटर या फिर एक्सेसिव स्पैटर आता है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में। तो किस कारण से आता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो वो जो मेन कारण होता है ना, हाई वेल्डिंग करंट होता है, उसके कारण स्पैटर ज़्यादा आते हैं। तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा उच्च वेल्डिंग करंट। 63 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर क्लोगिंग ऑफ द फाइल। फाइल के जाम होने का कारण क्या है। तो उसके अंदर ना फंस जाते हैं। क्लोगिंग का होता है बेसिकली चिप्स फंस जाने का होता है ना। चिप्स जो फंस जाते हैं ना, या फिर आप देखो चिप्स फंस रहे हैं, कब फंसेंगे, आप ज़्यादा दबाव दोगे जब भी फंसेंगे, है ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा फाइलिंग विद एक्सेसिव प्रेशर। बाकी जनरली ये क्वेश्चन जो आता है ना क्लोगिंग का, उसके अंदर जो होता है ना चिप्स फंस जाते हैं, वो क्लोगिंग होता है। और इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे जब जाके आपका क्लोगिंग होगा, है ना। रीज़न मैंने पूछ रहा है, पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इफ़ रूट गैप इज सेट टू 1 mm इन अ ग्रुप जॉइंट ऑफ 12 mm थिकनेस देन व्हाट डिफेक्ट विल ऑक्योर। तो यदि रूट का अंदर जो है 12 mm मोटाई है और एक संयुक्त जोड़ में एक mm के लिए सेट है, तो दोष क्या दोष आएगा। बेसिकली डिफेक्ट पूछ रहा है जब आपका अंतर 12 mm मोटाई में है और संयुक्त जोड़ में 1 mm के लिए सेट किया है, तो दोष कौन सा आएगा। तो उसमें जो आपका दोष दिखेगा लैक ऑफ पेनिट्रेशन का दिखेगा ना, अंदर जाने में रुकावट आती है उस केस में। गैप ही आप कम दोगे तो अंदर जाएगा कैसे। सो वही आएगा लैक ऑफ पेनिट्रेशन, है। दूसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मशीन विल सप्लाई AC फॉर वेल्डिंग, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग मशीन वेल्डिंग के लिए AC की आपूर्ति करेगी। सो वेल्डिंग मशीन के बारे में पूछ रखा है कि आपका AC जो सप्लाई है उसकी आपूर्ति करती है या करेगी। तो उसके लिए जो होता है मोटर जनरेटर सेट होता है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर जाएगा। रेक्टिफायर जो होता है AC को DC में कन्वर्ट करता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 66 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ डिस्टोर्शन कैन बी अवॉइडेड इन द ड्यूअल बट वी वट जॉइंट बाय आर्क वेल्डिंग मशीन। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा दोहरे वी वट में विकृति से कैसे बचा जा सकता है। तो उसके लिए क्या होता है प्रोसेस कि आपका उचित वेल्डिंग अनुक्रम का जो होता है उपयोग करके हम जो होता है डबल वी वेट जॉइंट में डिस्टोर्शन से बच सकते हैं ना। चौथा नंबर सही उत्तर हो जाएगा बाय यूजिंग प्रॉपर वेल्डिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 67 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ विल यू कंट्रोल द एक्सटेंशन ऑफ क्रैक वाइल वेल्डिंग कास्ट आयरन। तो कच्चा लोहा वेल्डिंग करते समय आप दरार के विस्तार को कैसे नियंत्रित करेंगे। तो जब भी हम ये क्वेश्चन देखो बार बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, कहीं क्रैक्स आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है ना। सो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कच्चा लोहा वेल्डिंग करते समय आप दरार के विस्तार को कैसे नियंत्रित करेंगे। तो उसके दरार को नियंत्रित करने के लिए जो हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं ड्रिलिंग कर देते हैं दोनों के दोनों एंड पे, है ना, जिससे आपका क्रैक बच जाएगा। तो भाई ड्रिलिंग एट बोथ द एंड्स ऑफ द क्रैक, दरार के दोनों सिरों पर ड्रिलिंग करके उसको एक्सटेंशन को बचाया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है ना।
इससे पहले जो क्वेश्चन था आप क्रैक्स को कैसे बचा सकते हो, अब यहाँ पे कह रहे हैं क्रैक्स जो हो गया है ऑलरेडी अब उसको बढ़ने से नियंत्रित करना है, तो उसके लिए और ड्रिल करते हैं। चौथा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट डिफेक्ट ऑक्यूर है ना, इफ कास्ट आयरन इज वेल्डेड विदाउट प्री हीटिंग। अब क्या दोष होता है अगर कच्चा लोहा पूर्व हीटिंग के बिना वेल्डेड किया जाता है। सो कास्ट आयरन को बेसिकली आपका प्री हीटिंग के बिना यदि आप वेल्डिंग करते हो तो उसमें जो डिफेक्ट आता है वो क्रैक्स आता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका क्वेश्चन है हाउ विल यू मिनिमाइज प्रॉब्लम ऑफ बर्न थ्रू एट द एंड ऑफ द जॉइंट। आप जोड़ के अंत में जलने की समस्या को कैसे कम करेंगे। जलने की जो समस्या होती है एंड में, उसको कम करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हमको टॉर्च का जो एंगल होता है उसको कम करते हैं ना। पहला जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेड्यूसिंग टॉर्च एंगल। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है वेल्डिंग decay as a defect which happen while welding a following metal. How will you avoid this problem while welding by oxyacetylene process? सो वेल्डिंग क्षय जो है एक दोष है जो कि निम्न धातु को वेल्डिंग करते समय होता है। तो बेसिकली क्षय के बारे में बोल रहा है ना। अब ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा वेल्डिंग करते समय इस समस्या से कैसे बचेंगे। जो वेल्डिंग क्षय हो रहा है वो ऑक्सीजन जब हम करते हैं ना वेल्डिंग, ऑक्सीजन प्रक्रिया करके वेल्डिंग करते हैं तो उस ये जो वेल्डिंग क्षय दोष होता है इस दोष से कैसे बचेंगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो उस दोष से बचने का जो सिंपल उपाय है उसमें हम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करेंगे है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोड आर यूज टू रेजिस्ट अब्रेशन फॉर हार्ड फिशिंग इन MMAW प्रोसेस। सो यहाँ पे बेसिकली MMAW जो है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है ना। तो इस प्रक्रिया का कठिन सामना करने के लिए, घर्षण का विरोध करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है ना। सो जो आपका MMAW प्रोसेस होता है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होता है, इसमें घर्षण का विरोध करने के लिए उसमें पूछ रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। सो इसके लिए जो होता है आपका क्रोमियम एंड टंगस्टन कार्बाइड का जो इलेक्ट्रोड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। चौथा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ लैक ऑफ रूट पेनिट्रेशन इन सिंगल वी बट जॉइंट। एकल वी बट भाग में गहरी पैड की कमी के दोष को ठीक करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका अंतिम भाग की जो रूट के पीछे छोड़ दें और पीछे की तरफ एक सीलिंग जमा ना करने दें है ना। ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर बैक गेज रूट ऑफ द। देखो क्या होता है ना, आपका लेक ऑफ रूट पेनिट्रेशन होता है सिंगल वेबर जॉइंट में, तो डिफेक्ट पूछ रखा है क्यों होता है। आप वहाँ पे क्या है ना गैप सही नहीं, गैप जो होता है ना मेंटेन करने का वो नहीं कर रखे हो सही से है ना। अंतिम भाग के रूट के पीछे छोड़ दें और पीछे की तरफ एक सीलिंग रन जमा कर दें। तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके कारण लैक ऑफ पेनिट्रेशन जो होता है उसके मेन जो डिफेक्ट होता है आप गैप नहीं बनाते हो ना, उसके कारण आता है। तो उस चीज़ को आप ऑप्शन में यहाँ पे जितना छोटा है नहीं, ये लंबा लिख रखा है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम भाग के रूट को पीछे छोड़ दें और पीछे की तरफ एक सीलिंग रन जमा करें। उससे आप क्या होगा कि आपका लैक ऑफ पेनिट्रेशन का जो है ना सिंगल वीवर्ड जॉइंट में डिफेक्ट उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 73 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है वाइल वेल्डिंग कॉपर बट जॉइंट बाय आर्क द जॉइंट स्टार्ट क्रैकिंग बिहाइंड द आर्क इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ वेल्डिंग बिकॉज। अब देखो क्या है ना, आर्क द्वारा कॉपर बट जॉइंट जोड़ में वेल्डिंग करते समय क्या होता है ना, संयुक्त वेल्डिंग के पूरा होने से पहले ही आर्क के पीछे जो होता है क्रैक करना शुरू कर देता है। अब इसका कारण पूछ रहा है क्योंकि मतलब क्यों क्रैक शुरू कर देता है पूरा होने से पहले। तो उसके पीछे मेन जो रीज़न है आपका हाई संकुचन होगा, मतलब उच्च संकुचन के प्रभाव को कम करने के लिए देखभाल नहीं की जा सकती, उसके कारण जो होता है आपका क्रैक्स आ जाता है। केयर नॉट टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्ट्रैक्शन, पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है विथ मेथड ऑफ फाइलिंग इज एडेप्टेड फॉर रिमूविंग लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल। सो धातु की बड़ी मात्रा को हटाने के लिए किस फाइलिंग विधि का उपयोग किया जाता है। सो धातु की जो होती है ज़्यादा मात्रा हटाने के लिए जो फाइलिंग विधि इस्तेमाल किया जाता है वो आपका डायगोनल फाइलिंग होती है ना, तिरछी फाइलिंग इस तरह से होता है। ये आपका हो गया जॉब और ये आपका फाइल हो गया, तो ये आपका डायगोनल होता है। ये आपका स्ट्रेट होता है, एक आपका ड्रॉअर फाइलिंग होता है जो आपका बिल्कुल इधर से पकड़ोगे और इधर से पकड़ोगे, ये आपका ड्राइंग होता है। ये आपका स्ट्रेट हो गया इस साइड यदि,
ये आपका क्रॉस फाइलिंग होता है, या डायगोनल फाइलिंग बोलते हैं उसका। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको पूछ रखा है द फाइल इज मेड ऑफ, फाइल किससे बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील से बनी होती है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे थ्योरी का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो गया। अब आता है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन, या आप कह लो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आता है। सो पहला क्वेश्चन आपका 70 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 135 टाइम्स 247। ये बेसिकली मल्टीप्लाई करने का कह रहा है, तो आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने पे जो है आपका 5 से 35, ऑप्शन में 35 है, 135 इंटू 247, 135 इंटू 247। ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 135 250 -3 है ना, ऐसे में जल्दी आ जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 25 125, 25 दिया 75 और 12 137, 87 हो जाएगा। 8 25 का 5, 25 का 25 और 8 आपका 33 हो जाएगा। माइनस करते 135 दिया इतना आएगा, हाँ 5 दिया 15, 3 दिया 9 और 1 10, 3 का 3 1 4, 405 आ गया। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 345, 33 345। ये आपका पहले ऑप्शन में है, पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 77 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 600 एंड 70% ऑफ 400। 600 का 30% प्लस 400 का 7% 70%। तो 600 का 30% मतलब 3/10 हो जाएगा, प्लस 400 का 70% मतलब 7/10 हो जाएगा। ये कैसे आ गया 3/10 7/10? तो आप जैसे 30% करोगे तो 30/100 लिखोगे, इसको काटोगे तो 3/10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से काट देते हैं, 1 शून्य चला जाएगा, 6 या 180 हो गया, प्लस ये 0 0 कट जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। 280 प्लस 180 आपका 460 हो जाएगा। दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 3 460 है ना। दूसरे नंबर पे आपका 460 है ना, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 78 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ 966/x इज इक्वल्स टू 193 है ना, 0.2। तो ये x यहाँ पे चला जाएगा और ये जो है 19966 डिवाइडेड बाई 193। तो ये आपका तकरीबन 5 बार के जा रहा है ना। तीसरा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, 5 बार के करीब जा रहा है ना, 200 भी नहीं है ये, और ये आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर 79 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 378 भाग 7 भाग 0.7। हम क्या करते हैं ना, सिंगल सिंगल इसको डिवाइड करते हैं, तब जाके आएगा। तो 300, अच्छा ये पता है, इस तरह से है, ये जो है आपका इस तरह से है, 378 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 0.7। ठीक है, तो आप पहले इसको डिवाइड करोगे तो इसमें आपका आएगा 7 7 5 35 और ये आ जाएगा आपका 35 2 7 चौका 28, ये 54 आ जाएगा। 54 को फिर आपका 0.7 करोगे तो ये आपका 540 मतलब 7 7 49। उसके बाद आपका रह गया 49, 5 हो गया 7 7 49, 77 इसमें है, ये आपका इसमें है ना 77.14। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 80 नंबर पे, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 1521 प्लस 31 है ना। तो 15 रूट दे रखा है आपका 1521 प्लस 31। तो ये आपका रूट जो होता है 1521, ये आपका होता है 1600 के करीब है, 40 39 का देख लेते हैं, 39 का 9 9 81 9 27 और 8 35 9 27 3 3 9 और 2 11 1 7 5 12 5 1
1521 है ना। 39 का होता है प्लस 31 करेंगे तो ये आपका 70 आ जाएगा। थर्ड जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 550 एंड 45% ऑफ 440। इसको भी सेम हम करेंगे। 550 है, इसका हम 15% निकालेंगे तो ये आपका 3/20 हो जाएगा। इसको काट देते हैं या फिर हमें, चलो ठीक है ये कर दिया, प्लस हो गया 440 का 45%, तो 440 गुना 45% मतलब ये आपका 9×5 = 45 होता है और 20×5 100 होता है। ये तो आपका आ गया 22 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 198, और इधर भी काट देते हैं तो ये आपका 27.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27.5, 27 × 81 82.5। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा 198 और इधर हमारा 280 आ गया है ना, 280.5 पहले नंबर पे है। पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 82 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ सफ़ी इनकम इफ स्पेंड 60% ऑफ सैलरी। 60% गया उसका सैलरी में, 15% चला गया उसका चिल्ड्रन में, 15% चला गया उसका अदर एक्सपेंसेस में, एक्स्ट्रा है ना। टोटल जो हुआ 90% हो गया। अब बचा उसके पास 10% और 10% जो है रिमेनिंग अमाउंट 6000, तो 10% का वैल्यू जो है 6000 है। बाकी 9 का कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54,000 हो जाएगा है ना। तो कुल तनख्वाह कितनी है, तो दोनों को जोड़ देंगे 54 और 6 आपका 60,000 हो जाएगा। दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3m + 5n - 5m - 6n। इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूँ, 5 × 15, 15m है ना, प्लस 5 × 5 = 25 mn है ना। फिर अगला जो जाएगा, थोड़ा इसका देखना हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक आएगा इसमें प्लस माइनस में, उसको मैं बाद में ठीक कर दूँगा है ना। इसमें एक चीज़ ध्यान नहीं दिया मैंने, अब ये यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये ना गुना में नहीं है, ये बीच में आपका माइनस डाल रखा है ना, तो ये ऐसा नहीं होगा। ओके, तो 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3m + 5n - 5n - 6n। इसको हम करते हैं प्लस प्लस को एक साइड कर देते हैं, माइनस माइनस को एक साइड कर देते हैं ना। तो 3m और ये माइनस में हो जाएगा तो -2m हो जाएगा, और ये आपका प्लस में है और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले इसको अरेंज कर लेता हूँ ना, सीधा कर दिया मैंने। 3m ये प्लस 5m 5n, ये -5nm और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6n है ना। सो n to n ये आपका प्लस प्लस में है तो ये तो आपका 11n हो जाएगा, और ये माइनस बड़ा है ये छोटा है तो -2m हो जाएगा। -2m + 11n सी ने तीसरे नंबर पे है ना, तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 84 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल इन सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ब्रेथ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर एंड ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल लेंथ है ना। किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, मतलब ये आपका 14 है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 14 × 7 = 98 हो जाएगा। तीसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 85 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मच ए टर्नर अर्न इफ 6 टर्नर जो है 300 रुपये। तो 6 टर्नर अगर 300 रुपये कमाते हैं तो 8 टर्नर कितना कमाएंगे। तो 6 टर्नर कमा रहे हैं 300 रुपया, एक टर्नर का कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो 6 से तो 50 रुपये हो जाएगा। अब 8 का पूछ रखा है तो मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो 400 हो जाएगा। तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है
हाउ लॉन्ग विल 6 सिमिलर पम्प टैंक फिल दिस टैंक इफ 3 पम्प टैक्स 27 मिनट है ना फिल द टैंक। अगर 3 पम्प एक टैंक को भरने में 27 मिनट लेते हैं, कोई एक टैंक है, इसको भरने में जो है 3 पम्प है, उसको 27 मिनट लगता है ना। सो 6 पम्प, मतलब ये बढ़ा दिया 3 से 6 कर दिया, तो ये आपका आधा हो जाएगा। इसका डबल है तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 13.5 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 87 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3x मल्टीप्लाई 4x माइनस 2y प्लस 5। इसको मल्टीप्लाई करना है, 12x² हो जाएगा माइनस 6xy हो जाएगा प्लस 15x हो जाएगा, है ना। ये आपका दे रखा है दूसरे में। दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा 12x² माइनस 6x प्लस 15x, 12x² माइनस 6xy प्लस 15x। 88 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट वुड ईच पर्सन गेट इफ अमाउंट ऑफ 61,000 20 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल टू अमाउंट 45%, 45 लोगों में बांट रहा है, तो इसको डिवाइड कर दो, सिंपल आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो आपका 9 × 5 = 45 और 12 × 5 = 60, 12 4 है ना। 9 से काटते हैं इसको, 9 × 9 3, 9 × 3 = 27, 5 रह गए हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। ये गलत आ गया क्या? 9 × 1 = 9 3, 9 × 4 = 9 × 3 = 27, 1356 रुपये आएगा, है ना। तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मैनी केजीज ऑफ टी पाउडर विल इट रिक्वायर्ड फॉर 30 days इफ टी सोप रिक्वायर्ड 45 kg ऑफ टी इन 15 days। यदि किसी चाय की दुकान में 15 दिनों में 45 kg की खपत होती है ना, 45 kg, तो वो कह रहा है 30 दिनों में कितना खपत होगा। इसका डबल है, इसका भी डबल कर दो, 90 kg का खपत होएगा। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिड ही सेल द मोटर बाइक मिस्टर सतीश बाउट अ मोटर बाइक 45,400 दिन सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 15%। सतीश ने एक बाइक खरीदी 45,400 में, उसको 15% हानि पर बेच दिया, मतलब 3/20 हो जाएगा। अब ये सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कितना होएगा, है ना। इसको काट देते हैं, 3/20 मतलब ये 15% को 3/20 लिख सकते हैं, है ना। इसको काट देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 0 है ना। 2270 और ये 3 है ना, तो मतलब 6600, 6710 हो गया, 7 × 21 ना, 6710 हो गया। इसको माइनस कर दो इसमें 45,400 में, 6710, ये 0 का 0 रह गया, 9 इधर हो गया, 3 13 में गया, 6 इधर, 4 14 में 6 गया, 8 इधर, 3 38,690 रुपये। 13 में 7 6 कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 7 या 21 210, 6810 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 14 में 8 गया, 13 है ना, 5 आ जाएगा, 35, सॉरी ये 35 हो जाएगा, 38,590 हो जाएगा, है ना। चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मैंने मिस्टेक किया था मल्टीप्लाई करने में, 2270 गुना 3 करोगे ना तो ये आपका 300, 7 या 21, 2 आ गया, 3 दूनी 6, 2 8 आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6810 रुपये हो गया। हम कर रहे थे 6710 रुपये, ठीक है। तो इसको माइनस जब करोगे आपका 45,400 में 6810 को, तो 0 का 0 हो जाएगा, 10 में गया 1, 9 आ गया, ये आपका 14 में 8 गया, 13 रह गया ना, ये 13 रह गया, तो ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 4, 14 में 6 गया तो 8, और ये आपका 3 आ गया।
38,590 है ना। डी जो आपका चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज विल बी टेकन टू असेंबल 48 मशीन इफ़ मैकेनिक असेंबल 8 मशीन इन 2 डेज। 2 दिन में वो क्या कितना करता है, 8 मशीन बनाता है, तो 48 के लिए कितना टाइम लगेगा। एक दिन का निकालते हैं तो एक दिन में 4 बनाता है, तो 48 से डिवाइड कर दो 4 को, तो वो लगेगा 12 दिन। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर पे स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर 961 सेंटीमीटर। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रखा है, दिया हुआ है आपका 961, तो भुजा कितना होगा, तो ये आपका भुजा स्क्वायर होता है। इसको सीधा इधर ले आओ 961, ये आपका किसका रूट होता है, 31 का होता है। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बराबर आपका 31 हो जाएगा। ए जो है इसका भुजा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 93 नंबर में। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 248 mm एंड ब्रेथ 50 mm है ना। यदि किसी आयत का परिमाप 248 mm है और आपका चौड़ाई दे रखा है 50 और लेंथ का पता नहीं है ना, लंबाई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है परिमाप का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको इधर लेके जाते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर दिए तो 100 आ जाएगा, ये 124 आ जाएगा है ना। और ये 50 प्लस में इधर माइनस कर दो, माइनस आ जाएगा 50, ये आपका 74 हो जाएगा। तीसरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स द सम ऑफ 6000 अमाउंट टू RS 6960 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। 6000 रुपये को 8% वार्षिक दर से 6960 रुपया बनने में कितना समय लगा, टाइम पूछ रखा है ना। तो 6000 को हम कर देते हैं इसको 8% और टाइम दे देते हैं 2 साल का है ना। तो इसको निकालते हैं 8 दूनी 16, 16 छक्का 96, 960 और हमारा ये 6000 है ना, 6009 ये आ गया, सीधा आ गया, तो 2 साल में आ जाएगा आपका। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल दैट ऑन RS 300 है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2.5 साल में 2.5 ईयर एंड 10% पर एनम। किसी मूलधन का 2.5 वर्ष में 10% वार्षिक दर से ब्याज से 300 रुपया होगा। अब किसका होगा उसके बारे में पूछ रखा है ना। 2.5% का मतलब क्या हो गया ना, 2.5 वर्ष का पूछ रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका 25 आ जाएगा, 25%। तो कौन सा ऐसा संख्या है जिसका 25% 300 होगा, तो ये 1200 होगा। 1200 का 25% निकालेंगे ना 300 होगा, 300 का 12, 300 और 25% हो जाएगा है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। दूसरा एक बार आपको निकाल कर भी दिखा देते हैं। तो जैसे 1200 हो गया गुना आपका 2.5 मतलब 5/2 हो जाएगा ना, 5/2 ये आपका 100 हो गया और आपका 8 हो जाएगा। इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम, सो ये 5 से 20 बार में चला गया, ये 0 गया, ये 2 से करते हैं इसको, तो 6 60 आ गया और इससे 4 हो गया। कुछ गलती हो गया, 6 चौका 24। दोबारा कर देते हैं है ना। 1200 गुना, अच्छा 8% करा था, 10% है, 10 हो गया गुना 2.5 मतलब ये आपका 5/2 डिवाइडेड बाय 100, ये गया ये गया, इससे इसको गया 60, 60 × 300 आ जाता है ना। 1200 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसको एक और मेथड से भी कर सकते हो आप है ना। इसका फॉर्मूला जो होता है SI = P × R × T/100 है ना। अब यहाँ पे हमारा SI दिया हुआ है 300 है ना, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। 300 बराबर P हमारा पता नहीं है तो P को P रहने दो, और रेट हमारा दे रखा है कितना 10% है, और टाइम हमारा 2.5 साल है मतलब 5/2 है, और ये 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको काटते हैं तो 5 के ये 20 बार में चला जाएगा, ये आपका 10 दूनी 20 हो जाएगा, मतलब ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 × 300 करोगे तो 1200 रुपये आएगा है ना। थर्ड जो है आपका राइट आंसर है।
96 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डायरेक्शन मिस्टर बासा फेसिंग ना, ही वॉक 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट, है ना, 10 मीटर ईस्ट चलती है, देन राइट टर्न लेती है और ये फिर 15 मीटर चलती है, देन फिर से राइट लेती है और 25 मीटर चलती है। अब डायरेक्शन पूछ रहा है किस साइड में जा रही है, वेस्ट साइड में जा रही है। यदि बासा 10 मीटर पूर्व में गई पहले, फिर दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ती है 15 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 25 मीटर चलती है। अब उसकी दिशा क्या है, इधर वो चल रही है ना, यहाँ से शुरू करती है, यहाँ ईस्ट गई पहले पूर्व की ओर, फिर दक्षिण, दाएं मुड़ के दक्षिण की ओर आई, अब दाएं से फिर दाएं मुड़ी तो अब पश्चिम की ओर हो गया, तो पश्चिम दिशा हो जाएगा। चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट। 97 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 10% इफ प्लॉट इज सोल्ड इन 19,600 विद द लॉस ऑफ 10%। यदि एक प्लॉट को 10% हानि पर 19,600 रुपये में बेचा गया है तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 10% हानि का मतलब समझ रहे हो, ये आपका कहीं ना कहीं 90% का मान है। 90% बराबर आपका हो गया 19,600। तो यहाँ से यदि हम निकालते हैं 10% का मान तो कितना हमारा हो जाएगा, 1960 रुपये हो जाएगा। सॉरी 90% का मान यदि है तो इसका हम 1% यदि निकालते हैं तो 90 से डिवाइड करते हैं ना। सो ये हमारा 1% का मान निकाल लेते हैं, फिर निकाल देंगे हम। सो 9 दूनी 18, 1 रह गया, 9 1 9, 7 रह गया, 70, 9 7 63, 163, फिर 7 रह गया, ये आपका 217.7। ये आपका 1% का है। 10% का मान निकालते हैं तो 2170 आएगा, है ना। 1960, 19,600 प्लस 21,000, 2170। इसको जोड़ देते हैं, 19,600 प्लस 2170, इसको जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा, उसका प्राइस आ जाएगा, है ना, 7 7 7 11, 1 और 1 2। सो ये हमारा हो गया। अब इसका 10% प्रॉफिट निकाल देते हैं। 10% का मतलब 2170 रुपये, है ना। 21 7 7 7, इसमें जोड़ देते हैं 2170 का, तो ये हमारा हो जाएगा 4 7 7 14 1 15, 7 1 8 1 9, 2 और 1 3, 23,954 रुपया। ऑप्शन में नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 नंबर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 75A माइनस 20A। इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। 75A है, माइनस गुना माइनस लिख रखा है तो ये आपका प्लस हो जाएगा 20A, तो ये आपका 95A हो जाएगा। दूसरा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये प्लस कहाँ से माइंड में आएगा, तो ये माइनस है, देन गुना है, देन आपका इस तरह से जो होता है ना, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई होता है ना, और अंदर माइनस है। सो माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्लस दिख रखा है ना। आप जो जोड़ोगे तो आपका 95 आ जाएगा। सो आपका दूसरा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 15m³ n4 डिवाइडेड बाय 5mn, है ना। तो 15m³ n4 n का पावर 4 है, और उसको डिवाइड, हिंदी में ये आपका गलत दिख रखा है ना, mn गायब कर रखा है। इसमें काटेंगे तो आपका 15m³ n4 बटा 5m और n, है ना। तो ये तो कट जाएगा 3 से, इसमें 1 चला जाएगा, 2 3 है तो 2 बच जाएगा, और इसमें 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3m का 2 पावर हो गया और n का पावर 3 हो जाएगा पहला नंबर पे, है ना। पहला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 100 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इफ़ 13y² + 9 = 1062
तो सॉल्व करना है। y का मान पूछ रखा है, ये दे रखा है इसमें 13y इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करते हैं ना 13y का स्क्वायर, ये माइनस में है तो इसको सीधा प्लस में ले जाते हैं ना। तो 1062, ये प्लस में है, इसको माइनस में ले आते हैं 9 को। सो -9 करेंगे तो ये आपका आएगा 51 आ जाएगा ना, 1051। अब वाई स्क्वायर निकालते हैं तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा 13, इसको काट दो 13 8 चलो उत्तर से। कुछ गलती हो गया क्या? ये 12 में 9 गया तो 3 आएगा, ये 5 आएगा है ना, 1053 आएगा, ये 51 नहीं आएगा, 53 आएगा है ना। अब इसको काटते हैं 13 7 91, 13 8 चलो उत्तर से 8 और 13 1 13, 81 आ गया है ना। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ गया। तो y बराबर रूट अंडर 81 हो जाएगा। ये आपका 9 का स्क्वायर होता है ना। सो 9 आपका बी में है, दूसरे नंबर पे है, तो आपका दूसरा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट होकर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। इसमें क्या है आपको, बाकी देखो ये भेल आर्टिशियन के लिए तो है ही, दूसरे एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में, जो वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, तो लास्ट में भी ये बात आपको बता रहा हूँ, है ना। सो बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।